हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश एक नई खोज में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, एक मजेदार और बहुत ही रोमांचक कहानी के बारे में जानेंगे। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये कहानी है रामपुर रियासत की। रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो रामपुर की जो स्थापना होती है 1774 में। प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासत की अगर हम बात करें, रामपुर, उसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जिसने किया था वो थे फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में रामपुर रियासत की स्थापना की और वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया था। अब दरअसल अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा जो रामपुर का क्षेत्र है, ये किन किन चीजों से मिलकर के बना था, इसका नाम कैसे पड़ा, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग आज के अपने इस सेशन में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी रामपुर रियासत की। रामपुर रियासत की अगर बात करें तो ये दो पहलुओं पर या दो एस्पेक्ट पर काफी महत्वपूर्ण रियासत हो जाती है। सबसे पहला ये कि जो रामपुर के नवाब हुए, उन्होंने कला, संस्कृति और पेंटिंग, चित्रकारी जैसी चीजों को पैट्रोनाइज किया, उनका संरक्षण किया और इनके काल में इनमें अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई। साथ ही साथ भोपाल और हैदराबाद के बाद पूरे भारत में अगर कोई सबसे अमीर और सबसे ताकतवर मुस्लिम रियासत थी तो वो रामपुर की ही रियासत थी। तो ये दो एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रामपुर की रियासत के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इतिहास में जाना होगा। और हमें इतिहास किसका देखना होगा? रोहिल्लाओं का हमें इतिहास देखना होगा। रोहिलखंड की अगर बात करें, रोहिलखंड खंड वाले क्षेत्र पर राज किया करते थे। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आज वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है रोहिलखंड के अंतर्गत आया करते थे। अब मध्यकाल में अगर हम देखते हैं, मिडाइवल एज में देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो रोहिलखंड, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर इत्यादि शामिल थे, तो यहां पर छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटे छोटे क्षेत्र थे, जहां पर कटेरिया राजपूत शासन किया करते थे। जब भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे 12वीं शताब्दी के आसपास, वो शुरुआत में यहां पर आया करते थे। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में, यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास, जब दिल्ली सल्तनत भारत पर काबिज हो चुकी होती है, दिल्ली के सुल्तान जब यहां पर शिकार खेलने आया करते थे, जहां पर कटेरिया राजपूत जो है छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन किया करते थे, यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है काफी घने जंगल के रूप में हमें यहां पर देखने को मिला करता था। तो अब यहां पर जो कटेरिया राजपूत थे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर राज किया करते थे। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते थे। अब यहीं पर आगे चल करके अगर हम देखते हैं कि जब मुगल सत्ता आती है तो यहां पर जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनके और कटेरिया राजपूतों के मध्य थोड़ी झड़पें हुआ करती थी। फिर बाद में मुगल आते हैं तो उनसे भी झड़प होने लगती है। यानी कि ये जो कटेरिया राजपूत थे, इन्होंने क्या किया कि एक तरह से बगावत करना शुरू कर दिया था। और बगावत लगातार ये झड़पें देखने को मिलती हैं। तो मुगल सत्ता के दौरान जब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर औरंगजेब का जब शासनकाल आता है तो औरंगजेब क्या करता है, तो यहां के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए या इस पूरे क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए यहां पर उसने अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। अब यहां पर जब देखते हैं, जब 1705 आता है, केंद्र में मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी है, आपको पता ही है। 1705 का वो दौर है जब यहां पर औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं। औरंगजेब ने क्या किया कि 1705 में यहीं पर अपने एक विश्वास पात्र दाऊद खान, जो कि एक अफगान था, उसको यहां पर नियुक्त किया। ये दाऊद खान है।
तो यहां पर अगर देखते हैं जो दाऊद खान थे, या खासकर अगर हम बात करें जो ये अफगान थे, ये इकोनॉमिकली काफी वीक थे। क्योंकि अगर हम उस समय की या अभी के भी वर्तमान अफगानिस्तान को अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है एक माउंटेनियस रीजन हुआ करता था, घाटी वाला क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। तो यहाँ के लोग क्या थे कि अगर हम देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर थे, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, और इन्होंने धीरे धीरे इसी चीज को ध्यान में देखते हुए भारत में आना शुरू किया। और जब यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, यानी कि जो ये रोहिलखंड वाला क्षेत्र था, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत इत्यादि शामिल थे, जहां पर कटेरिया राजपूत छोटे छोटे शासन किया करते थे क्षेत्रों में, तो दाऊद खान को जब यहां पर नियुक्त किया तो धीरे धीरे यहां पर और भी अन्य अफगान जो है आकर के बसना शुरू हो जाते हैं। अब यहीं पर ये जो अफगान थे, इन्हीं अफगान को रुहेल कहा गया। इसका रुहेल का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट ऑफ रोह। प्रेसिडेंट ऑफ रोह, और रोह का क्या मतलब होता है? माउंटेन या वैलीज, माउंटेन या वैलीज क्या हम इसको कहते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र या घाटी वाला क्षेत्र। तो ये उसके प्रेसिडेंट के रूप में एक तरह से हम इनको जानते हैं। इन्हीं अफगान को क्या कहा गया? रुहेल कहा गया। अब यही रुहेल शब्द जो है बाद में डिस्टॉर्ट हो जाता है और ये बन जाता है रोहिल्ला। और जिन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया या जहां पर ये काबिज थे, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा? जिस इलाके में ये बसे उसको कहा गया रोहिलखंड, रुहेलखंड या रोहिलखंड। अब ये रोहिलखंड अगर वर्तमान में आज हम देखते हैं तो जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं मुरादाबाद है, बरेली है, पीलीभीत है और रामपुर, ये पूरे के पूरे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल थे। तो अब यहां पर क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल सत्ता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो ये जो पूरे के पूरे रोहिल्ला थे, इन्होंने अपने आप को एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। रोहिल्लाओं ने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट के रूप में इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। अब यहां पर अगर देखें, चूंकि ये अफगान से आए हुए थे, तो अफगान में एक कबीला सिस्टम हुआ करता है। कबीला में से वो क्या करते हैं? कबीले के प्रमुख को सरदार चुनते हैं और उन सरदारों में से एक को हेड चुनते हैं, जिसे वो चीफ या मुख्य सरदार के रूप में कहते थे। तो अब यही सेम चीज इन्होंने क्या किया? अफगानों ने, जिन्हें हमने यहां पर रोहिल्ला कहा, यही चीज को इन्होंने यहां पर क्या किया? इस्टेब्लिश कर दिया। तो यहां पर जो पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर ये बस गए थे, यहां पर छोटे छोटे अगर हम देखते हैं प्रिंसिपैलिटीज डेवलप हो जाती हैं, और इन्हीं कबीलों में से या जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थे उनमें से एक हेड चुने जाते थे। तो रोहिल्लाओं के एक हेड चुने गए बाद में, जिन्हें हम हाफिज रहमत खान कहते हैं। हाफिज रहमत खान, तो यहां पर हाफिज रहमत खान जो है यहां पर आकर के जो है बनते हैं कौन? रोहिल्लाओं के हेड। हाफिज रहमत खान, इन्होंने क्या किया कि हाफिज रहमत खान ने जो पीलीभीत थी उसको अपनी कैपिटल बना लिया। पीलीभीत को क्या बनाया? अपनी राजधानी, हाफिज रहमत खान ने। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं के अंडर में एक और रोहिल्ला प्रमुख सरदार थे, जिनका नाम नजीब खान रोहिल्ला था। नजीब खान रोहिल्ला, तो ये हाफिज रहमत खान थे। यहीं पर आप देखते हैं ये जो है नजीब खान रोहिल्ला, या इन्हीं को नजीबुद्दौला के नाम से भी जाना जाता है। नजीबुद्दौला। और ये भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्ति रहे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, उसमें इनकी बहुत बड़ा रोल रहता है। थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत हुई वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। क्या रोल होता है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अब यहां पर पहले से ही आपको बता दिया कि जो मुगल सत्ता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और रोहिल्लाओं ने अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू कर दिया था। अब यहीं पर जो ये नजीबुद्दौला थे, ये दिल्ली के दरबार में भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। वहां पर ये दिल्ली दरबार में एक प्रमुख मंत्री के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन जो इनके परिवार वाले थे, ओल्ड परिवार की अगर हम बात करें, जो कुछ सदस्य थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं सआदत अली खां, जिनके वंशज जो है आगे चल करके क्या कहते हैं अवध के नवाब भी बनते हैं। उसके अलावा हैदराबाद के जो आसिफ जहां परिवार था, हैदराबाद का जो आसिफ जहां परिवार, आसिफ जहां का जो परिवार था हैदराबाद का, इसने भी अपोज किया। और सआदत अली खां जो है, इन्होंने भी अपोज किया था। इन्हीं के वंशज जो है आगे चल करके क्या हो जाते हैं, इन्हीं के वंशज जो है आगे चल करके अवध के नवाब हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो नजीब उद्दौला जो यहां पर बनना चाह रहा था, दिल्ली का एक प्रमुख मंत्री या पूरे दिल्ली दरबार में, जो कि केंद्रीय सत्ता का गढ़ हुआ करता था, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो इनको अपोज करना यहां पर चाहते थे यहां पर। तो अब यहां पर हुआ क्या कि उधर अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अगर देखते हैं तो बहुत सारे जो वहां पर कबीले थे वो एकत्रित हो जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली ने एक मजबूत साम्राज्य वहां पर स्थापित कर लिया होता है। कौन सा साम्राज्य? दुर्रानी साम्राज्य। दुर्रानी साम्राज्य, इसको किसने बनाया था? यहां पर अहमद शाह अब्दाली ने। कहां पर? अफगान में, अफगानिस्तान में। तो यहां पर ये जो नजीब उद्दौला है, ये इनवाइट करते हैं किसको? अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत आइए और यहां पर यहां की सत्ता पर काबिज हो जाइए। तो यहां पर अहमद शाह अब्दाली जो होता है भारत आता है, भारत पर यहां पर अटैक करता है और नजीबुद्दौला को यहां पर एस्टैब्लिश करके चला जाता है, यानी कि अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां पर हम देखते हैं। तो नजीबुद्दौला को छोड़ देता है और नजीबुद्दौला जो है यहां पर अगर हम देखते हैं तो काफी पावरफुल पोजीशन में आकर के यहां पर काबिज हो जाता है, बैठ जाता है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसके एवज में हम देखते हैं कि जो यहां पर अवध के नवाब थे, जो सआदत अली खां जिन्होंने, और आसिफ यहां पर पहले बताया कि जो इनके अन्य परिवार के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो या दिल्ली के दरबार में इसका वर्चस्व जमे। तो यहां पर इस समय क्या होता है कि जब अहमद शाह अब्दाली आ करके यहां पर अटैक करता है और इसको जो है यहां पर बिठा करके चला जाता है, तो इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो अब यहां पर जो अवध के नवाब थे उन्हें इनसे दिक्कत होने लगती है और अवध के नवाब क्या करते हैं, वो मराठों को इन्वाइट कर देते हैं। तो अवध के जो नवाब थे इन्होंने मराठों को इनवाइट किया कि भाई जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है यहां पर आइए और आप यहां पर नजीबुद्दौला को क्या कहते हैं, यहां पर शासक के रूप में जो स्थापित हो चुका है अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में, उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पर अब क्या कहते हैं कि जो मराठा आते हैं, मराठा यहां पर आते हैं। तो मराठा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो राघोबा है, ठीक है, राघोबा की फौज यहां पर आती है और नजीबुद्दौला को यहां से हटा देती है। अब नजीबुद्दौला को जब यहां से हटा दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा एकदम गुस्से में तिलमिलाया हुआ रहता है और इन्होंने क्या किया कि फिर से क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली को फिर से इनवाइट किया। अब जब यहां पर राघोबा की जो सेना आती है, जब नजीबुद्दौला को यहां से हटा देती है तो वो और आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं अटक तक चले, पंजाब से अटक तक चली जाती है और कई जगहों पर पूरी की पूरी जो मराठा सेना है वो स्थापित होती चली जाती है। तो अब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को एक बार फिर से इन्वाइट किया और अहमद शाह अब्दाली जब यहां पर फिर से आता है तो आपको देखने को मिलता होगा कि सदाशिव राव जो थे, सदाशिव राव जो है वो यहां पर आते हैं और वो निगोशिएशन करना चाहते हैं अहमद शाह अब्दाली से।
सदाशिव भाऊराव जो है ये निगोशिएशन करना चाहते थे अहमद शाह अब्दाली से, लेकिन नजीबुद्दौला ने ये निगोशिएशन होने नहीं देते हैं। और फिर यहां पर क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है, तमाम कत्लेआम यहां पर होता है। और इस कत्लेआम के दौरान यहां पर एक 18 वर्षीय युवक जो है इस पूरे के पूरे कत्लेआम में बच जाता है। और जब ये बचता है तो यही आगे चल करके किस नाम से जाना जाता है, यही व्यक्ति, यही 18 वर्षीय बच्चा जो है महदजी सिंधिया के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा जो है पानीपत की लड़ाई होती है, इसमें कत्लेआम होती है। फिर इसके बाद यहां पर माधवजी सिंधिया यहां पर आपके आ जाते हैं। तो महादजी सिंधिया जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है कि महादजी सिंधिया जो है ये आते हैं, ये निगोशिएशन करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि, तो यहां पर जो 18 वर्षीय युवक बचता है इस पानीपत के युद्ध में, उसके दो भाई इस युद्ध में मारे जाते हैं, जिनका नाम अगर हम देखते हैं तो दत्ता जी और जानो जी था। तो दत्ता जी और जानो जी ये जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जो यहां पर पानीपत का युद्ध होता है। और यहां पर जो 18 वर्षीय युवक होता है यही जो है महदजी सिंधिया के रूप में बाद में जाना जाता है। और इन्होंने इस युद्ध के बाद ये प्रण लिया था कि यहां पर जो नजीबुद्दौला है, जिसने इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली को, जिसकी वजह से पानीपत का युद्ध होता है, कत्लेआम होता है, उनके भाई जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं और यहां पर बदला लेने का ये पूरा का पूरा प्रण लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो उसका यहां पर पुत्र होता है जबीता खान, वो जो है यहां का एक तरह से नया शासक बनता है, नया नवाब बनता है जबीता खान। अब जबीता खान भी क्या था, वो भी दिल्ली में इंटरफेयर करना चाहता है, वो भी दिल्ली के जो वहां पर दरबार होता है अपने आप को वहां पर एक मजबूत पोजीशन में रखना चाहता है। अब यहां पर लगभग 10 से 15 साल बीत चुके होते हैं और पानीपत के युद्ध हुए। तो पानीपत के युद्ध के लगभग जब 10-15 साल बीत चुके होते हैं तो जो महदजी सिंधिया है वो उनकी स्थिति जो है काफी मजबूत हो जाती है। और जब वो मजबूत हो जाती है तो वो रोहिलखंड पर अटैक करते हैं और इस तरह से यहां पर कत्लेआम मचा देते हैं कि जो नजीबुद्दौला की कब्र थी, यहां तक कि उसकी कब्र को भी खोद डालते हैं और उसकी हड्डियों को निकाल करके कचरे में फेंक देते हैं। तो यहीं पर अगर हम देखते हैं, साथ ही साथ यहां की जितनी भी इमारतें थीं उन सब को नष्ट कर दिया जाता है महदजी सिंधिया के द्वारा। तो यहीं पर अगर यहां पर क्या होता है कि जब महदजी सिंधिया ने इस तरह का क्या कहते हैं यहां पर कत्लेआम मचाना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया कि जो यहां पर नवाब थे रोहिल्या के, इन्होंने अवध के नवाब से मदद मांगी। अब अवध के नवाब से जब यहां पर मदद मांगी, लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो मराठों की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, आपस में लेकर के जो वहां पर घमासान मचा हुआ होता है, उसकी वजह से जो यहां पर महदजी सिंधिया होते हैं वो यहां से निकल जाते हैं और अवध के नवाबों के बीच में उनकी जो सेना थी और जो मराठे थे उनके बीच में कोई युद्ध नहीं होने पाता है। लेकिन अब यहां पर होता क्या है, एक ट्विस्ट हो जाता है कि जो ये अवध के नवाब थे जिससे मदद मांगी थी, किसने, जो रोहिल्या के नवाब थे, अवध के नवाब इनसे रकम मांगते हैं कि जो आपने मदद मांगी थी उसके एवज में हमें रकम दीजिए। लेकिन जो रोहिल्या के नवाब थे वो ये रकम देने से मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो हम यहां पर क्यों आपको पैसे दे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो अवध के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो वहां पर मौजूद थे वारेन हेस्टिंग, उनसे यह बात कही और उनसे मदद मांगी। तो यहां पर पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पूरे क्षेत्र में रोहिलखंड क्षेत्र में इंटरफेयर करने का मौका मिल जाता है। तो अब जब यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहां पर क्या किया, इन्होंने रोहिलखंड पर अटैक कर दिया। जब इन्होंने रोहिलखंड पर यहां पर अटैक कर दिया, तो रोहिलखंड पे अटैक करने के बाद हम यहां पर जब देखते हैं, तो जब रोहिलखंड पर यहां पर अटैक हो जाता है तो रोहिलखंड के अंतर्गत जितने क्षेत्र आते हैं उन तमाम क्षेत्रों को नष्ट कर दिया जाता है, सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़ करके। और वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र होता है फैजुल्ला खान का क्षेत्र। फैजुल्ला खान, तो जो फैजुल्ला खान का क्षेत्र होता है वो यहां पर बच जाता है। फैजुल्ला खान का पूरा जो है क्षेत्र वो छोड़ देते हैं
क्यों? क्योंकि फैजुल्ला खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि कर रखी होती है, जिसमें उन्होंने ये शर्त मानी होती है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाबों के प्रति वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे। अब यहीं पर क्या होता है, यही जो इनका क्षेत्र छूटा होता है, यही आगे चल करके 7 अक्टूबर 1774 को रामपुर की रियासत कहलाता है, एक रियासत के रूप में तब्दील हो जाती है। और यह रियासत कौन सी होती है? रामपुर की रियासत। तो रामपुर की रियासत की एक तरह से देखते हैं तो स्थापना जो होती है वो फैजुल्ला खान के द्वारा होती है। और कब होती है? ऑफिशियली 7 अक्टूबर 1774 में होती है। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र रामपुर की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो राम सिंह के नाम पर काठेर नामक, राम सिंह के नाम पर काठेर, जो काठेर नामक यहां पर 4 गांवों का समूह होता है, नामक 4 गांवों का समूह होता है। तो बेसिकली इसी को मिलाकर के यहां पर ये जो है रामपुर रियासत की स्थापना की जाती है और इसका नाम बदल करके फैजाबाद करने को सोचा गया था, लेकिन फैजाबाद कई अन्य जगहों का नाम होता है, तो इसलिए फैजाबाद नाम ना रख करके इस स्थान का नाम रखा जाता है मुस्तफाबाद उर्फ रामपुर। मुस्तफाबाद उर्फ रामपुर, जो कालांतर में रामपुर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से देखिए रामपुर की रियासत का ऑफिशियली यहां पर एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है कि 1774 में यहां पर इसकी स्थापना हो जाती है। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हम उस वक्त के ब्रिटिश मैप को देखें, मतलब भारत के मैप को देखते हैं, पूरा इस वेस्टर्न यूपी के मैप को देख रहे थे जहां पर यह रामपुर रियासत का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका होता है, तो इसके चारों ओर जो है कौन, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो काबिज होते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि 1774 में रामपुर प्रिंसली स्टेट का जो है गठन हो जाता है। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखिए यहां पर रामपुर है, इसको छोड़ करके इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इन सब जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां पर उसकी सत्ता चल रही होती है, उसका शासन चल रहा होता है। तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अवध के जो यहां पर नवाब थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया नवाब जो थे इनको गद्दी पर बिठा दिया था। भाई जो ये फैजुल्ला खान थे ये पूरे वहीं के तो थे, तो लेकिन अब यहां पर क्या किया, बाद में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था रामपुर वाला, इस पर भी काबिज होना चाहा और उससे उन्होंने वापस लेना चाहा। तो अब यहीं पर क्या किया कि रामपुर में ही यही फैजुल्ला खान ने एक नए किले का निर्माण किया और यहीं से अपना शासन शुरू कर दिया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं फैजुल्ला खान की, हम बात करें तो जो ये फैजुल्ला खान थे, ये फैजुल्ला खान रोहिल्ला सरदार होने के साथ साथ ही, रोहिल्ला नवाब होने के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। और इनका जो इंटरेस्ट था वो मुख्य रूप से जो डिफरेंट काइंड्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट है और क्या कह लें कि जो रेयर बुक्स होती हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहीं पर एक ग्रेटेस्ट कह लीजिए कि मोनूमेंट्स जो आज हम वर्तमान में देखते हैं कि रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी है, रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये तो यहां पर देखिए कि इन्होंने एक किले का आप क्या कहते हैं यहां पर किला बनवाया और यहीं से इन्होंने अपना जो है शासन करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जाकर के अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप जो रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी है, अगर आप इसे देखते हैं तो ये एक तरह से ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? फैजुल्ला खान ने ही करवाया था। और यहीं पर इन्होंने अरबी, तुर्की, उर्दू और फारसी शब्द के जो विभिन्न रेयर पांडुलिपि होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया और यहां पर अपनी एक प्राइवेट लाइब्रेरी के रूप में इसे एस्टैब्लिश किया, जिसे अगर हम देखते हैं तो जो इनके वंशज थे उन्होंने और भी जाकर के आगे समृद्ध किया, इनके वंशजों ने। यहां तक पूरी की पूरी कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आगे देखते हैं तो वक्त आ चुका होता है 1798 के आसपास और इनका निधन हो चुका होता है। 1798 में जो फैजुल्ला खान है इनका निधन हो जाता है और जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, जो इनके बाद जो इनके पुत्र और जो अदर उत्तराधिकारी होते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं। लेकिन अगर रामपुर राज्य की अगर बात करें या रामपुर रियासत की बात करें, राज्य ना कहें, रामपुर रियासत की अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन वाला था, बहुत ही ज्यादा मधुर संबंध था। तो यहां पर जब 1857 की क्रांति होती है, जब रिवोल्ट होता है 1857 में, तो यहां पर अगर हम देखते हैं
तो इनफैक्ट हालांकि हम ये कह सकते हैं और कह क्या सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये जो रोहेलखंड क्षेत्र है, क्रांति जो है 1857 की यहीं से शुरू होती है, मेरठ से शुरू होती है, क्योंकि मेरठ जो है कहां पर आता है, रोहेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी 1857 की जो क्रांति है वो मुख्य रूप से बरेली, फर्रुखाबाद, मेरठ इत्यादि क्षेत्रों में जो रोहिल्ला थे उन्होंने काफी ज्यादा रिवोल्ट किया। लेकिन जो ये रामपुर की रियासत रही, ये लॉयल बनी रही किसके प्रति, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। और इसका हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, साथ ही साथ जो सिविलियंस होते हैं, वो यहां पर आकर के क्या कहते हैं, रिफ्यूजी लेते हैं, यानी कि शरणार्थी के रूप में यहां पर शरण लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको यहां तक आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर देखते हैं कि जब यहां पर रिवोल्ट होने लगता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे दिल्ली को रिकैप्चर करने की शुरुआत करते हैं, यानी कि दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार करना चाह रहे होते हैं। तो जब दिल्ली के ऊपर वो पुनः अपना 1858 में रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो दिल्ली में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। तो यहां पर अगर देखते हैं कि दिल्ली में इन्होंने बहुत ज्यादा कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब जिसकी वजह से जो दिल्ली दरबार में लोग रह रहे थे, वहां कि जो सिविलियंस थे वो क्या करते हैं, वो भी वहां से आकर के रामपुर की जो रियासत होती है वहां पर शरण लेते हैं। यहां तक कि जो मिर्जा गालिब होते हैं, मिर्जा गालिब, वो भी यहां पर आकर के शरण लेते हैं और उन्हें बाद में यहां पर नौकरी भी मिल जाती है और वो यहां पर नौकरी भी करने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती है। अब जब मिर्जा गालिब यहां पर बात कर आ चुके होते हैं, मिर्जा गालिब आपको पता है कि कितने बड़े शायर गुजरे हैं उर्दू के। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने क्या किया है, कला, संस्कृति और पेंटिंग, चित्रकारी को काफ़ी पैट्रोनेज किया, काफ़ी संरक्षण दिया था। तो इसके अंतर्गत यहीं पर कई पेंटर्स, कई पोएट्स जो दिल्ली से होकर के यहाँ पर आते हैं तो उनको शरण दी जाती है। अब सीधे सीधे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर एक नवाब होते हैं, नवाब काबे अली खान। तो ये नवाब काबे अली खान होते हैं बाद में, यहां के काबे अली खान। काबे अली खान इस रियासत के नवाब होते हैं और इन्होंने क्या किया, जब 1858 में कत्लेआम मचाते हैं अंग्रेज, तो वहां पर मुगल और मुगल परिवार होता है उनका काफी नुकसान होता है। आर्थिक जो है, आर्थिक रूप से अगर हम देखते हैं तो वो काफी और क्षीण हो चुके होते हैं। तो वहां पर जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो उनकी बुक्स थी, जो उनकी प्राइवेट लाइब्रेरीज थी, उनको उन्होंने बेचना शुरू किया, जिसको इन्होंने खरीद करके जो यहाँ पर जो रजा लाइब्रेरी की अभी हमने बात किया, जो यहाँ के नवाबों की प्राइवेट लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसको और भी ज्यादा अभूतपूर्व से उसमें इन्होंने वृद्धि की। यहां तक कि लगभग 3 गुना तक इसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद यहां पर 1896 का वक्त आ चुका होता है और 1896 में एक नए नवाब यहां पर बनते हैं। तो ये मुगल की जो है, आप देख सकते हैं पेंटिंग वगैरह जो है, यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह जो है, सारी की सारी चीज जो काबे जो अली खान थे उन्होंने खरीद करके यहाँ पर पूरी तरह से अभूतपूर्व तरीके से इसमें वृद्धि की थी। तो अब यहाँ पर 1896 का वक्त आ चुका होता है और यहाँ पर जो नवाब होते हैं हामिद अली खान, हामिद अली खान, ये बनते हैं नवाब रामपुर रियासत के। तो इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने भी आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काफी योगदान दिया और उनका संरक्षण भी किया। इन्होंने रामपुर में एक खूबसूरत किला बनवाया जिसे हामिद मंजिल या हामिद पैलेस के नाम से जानते हैं। हामिद मंजिल या हामिद पैलेस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ था। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि जो ये किले का निर्माण करवाया गया, इस किले के निर्माण में अगर आप देखें तो इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर और यूरोपियन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहां तक कि अगर हम बात करें इस किले में अगर देखते हैं तो इसी के बीच में इन्होंने खूबसूरत दरबार हॉल बनवाया था, जो कि शायद इंडिया के सबसे खूबसूरत दरबार हॉलों में से एक था। तो उसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो चित्र है कितना खूबसूरत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हीरे जवाहरात के भी बहुत शौकीन थे। और यहीं पर इसी के अंतर्गत जो रामपुर का जो फेमस पर्ल है, यानी कि रामपुर का जो मोती है, इसके अलावा जो रामपुर का ताज है, यानी कि क्राउन ऑफ जो क्या कहते हैं रामपुर है, वो इन्हीं के समय में सब कुछ यहाँ पर बनता है। सबको यहाँ पर देखिए रामपुर का जो क्राउन है कितना खूबसूरत है। इसके अंतर्गत जो यहाँ पर मोती लगे हुआ इतने खूबसूरत हैं कि, और इनकी अगर बात करें तो इनके लेवल की बात करते हैं तो ये जो हैदराबाद और जो भोपाल की रियासत थी उसके लेवल के ये माने जाते हैं।
अब यहीं पर धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है सिंहासन भी बना होता है, सोने का बना होता है, क्रिस्टल का सिंहासन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं कि सोने का और क्रिस्टल का बना हुआ पूरा सिंहासन जो है, अगर इन सब की अगर हम बात करते हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता की बात करते हैं, तो हैदराबाद और जो बड़ौदा थी उनसे जा करके इनका लेवल जो है लगभग मैच खाता है। अब यहीं पर देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि कला के अंतर्गत, आपको पता होगा अख्तर बेगम का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें हम अगर उनके ओरिजिनल नाम की बात करें, अख्तरी बाई फैजाबादी, अख्तरी बाई फैजाबादी, या जो जिन्हें हम अख्तर बेगम के नाम से जानते हैं, अख्तर बेगम के नाम से जानते हैं, वो रामपुर की जो रियासत थी वहां पर रामपुर में ये एक तरह से दरबारी गायिका भी थी। और यहीं पर अगर हम देखते हैं कि जो कथक शैली रही और साथ ही साथ जो रामपुर घराना रहा, रामपुर घराने के अंतर्गत रामपुर सहसवान जो घराना था उसको पैट्रोनाइज किया यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो क्या कहते हैं लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने नवाब हामिद ने यहाँ पर भी काफ़ी पैसा दिया। तो कहने का ये मतलब है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो, म्यूजिक का, संगीत का क्षेत्र हो, सबको यहाँ पर इनके शासनकाल के दौरान पैट्रोनाइज किया गया, संरक्षण दिया गया। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रामपुर का कल्चर आज हम देखते हैं, रामपुर के डिफरेंट क्यूसिन्स जो हम देखते हैं, वहाँ पर खान पान जो देखते हैं, साथ ही साथ जो रामपुर की जो पूरी की पूरी अमूल सांस्कृतिक विरासत हम देखते हैं, उनको बिल्ड करने में नवाब हामिद अली खान का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। अब नवाब हामिद अली खान की डेथ हो जाती है 1930 में। अब जब नवाब हामिद अली खान की डेथ हो जाती है 1930 में, लेकिन उससे पहले यहां पर हमें दो शौर्य के आदेश देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम निशाने हमीदिया, हामिद का आदेश, और निशाने इकबाल, इकबाल का आदेश के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था कि 1894 में जो नवाब हामिद अली के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसको 3 श्रेणी में प्रदान किया था। ये शौर्य के आदेश थे, शौर्य के आदेश। और दूसरा यहां पर हमें जो देखने को मिलता है निशाने इकबाल, यानी कि इकबाल का आदेश, जिसे 1927 में नवाब हामिद अली खान बहादुर यानी कि इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है और जिसे 3 ग्रेड में प्रदान किया जाता है। तो निशाने हमीदिया की बात करें तो इसमें जो अधिकतर रिसीवर्स हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के शाही परिवारों से संबंधित है, जबकि निशाने इकबालिया की अगर बात करें तो इससे वे लोग सम्मानित हुए जो शिक्षा, संस्कृति, मानवीय सहायता, अनुसंधान और समाज में महत्वपूर्ण जिन्होंने योगदान दिया। तो अब 1930 में जो यहां पर ये नवाब थे, नवाब हामिद अली खान, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होने के बाद नवाब रजा अली खान जो उनके बेटे होते हैं वो नवाब बनते हैं, और ये लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों के ये चहेते होते हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहते हैं एक अच्छे शासक थे, और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे कर्नल बशीर जैदी। कर्नल बशीर जैदी, ये नवाब रजा अली खान है, और यहां पर आप ये चित्र जो देख रहे हैं कर्नल बशीर जैदी है, कर्नल बशीर जैदी, ये जो है नवाब के, जो नवाब रजा अली खान है उनके प्रधानमंत्री होते, और इन दोनों ने मिलकर के रामपुर की पूरी काया ही पलट दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने लार्ज स्केल पर यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो रामपुर क्षेत्र है ये काफी समृद्ध होकर के उभरता है। यहां पर अगर आप देखते हैं रामपुर की शुगर मिल्स है आपको देखने को मिल जाएंगी, रामपुर डिस्टिलरी जो प्लांट है वो इन्हीं के समय में लगाई गई, रेलवेज में कलाल, इन तमाम कलाल जो क्षेत्र है, कलाल जो इंडस्ट्री संबंधित, तो ये सारे के सारे क्षेत्रों में इन्होंने अभूतपूर्व तरीके से काम किया और इकोनॉमिकली रामपुर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं दोनों मिलकर के। अब यहीं पर अगर हम देखते हैं पूरी की पूरी इसकी काया पलट जाती है। अब जब ये समृद्ध हुआ तो यहां पर रजा खान की अगर बात करें तो रजा खान ने एक महल का निर्माण करवाया। अब ये जो महल बनवाया इन्होंने, रजा खान ने, ये महल था, और ये महल, इस महल की अगर हम बात करें, इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का पहला फुल्ली एयर कंडीशन पैलेस था, फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन पैलेस ऑफ इंडिया। रजा अली खान के द्वारा बनवाया गया था, रजा अली खान, याद रखिएगा कभी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो रजा अली खान ने एक महत्वपूर्ण यहां पर, अब यहां पर आपको देखेंगे कि क्या चीजें देखने को मिलती, यहां पर हीटेड स्विमिंग पूल भी मौजूद थे, हीटेड स्विमिंग पूल भी इस महल में आपको देखने को मिल जाएगा।
अब यहां पर देखते हैं कि अब इसकी बात करें, ये महल आज भी मौजूद है, लेकिन इसकी जो हालत है वो काफी खस्ता हाल हो चुकी है, एक तरह से खंडहर के रूप में हम देख सकते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है धीरे धीरे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रामपुर की जो रियासत होती है, उन्होंने इस रियासत ने अंग्रेजों की मदद की। यहां तक कि अगर हम बात करें, जो इनके बेटे थे मुर्तजा अली, वो लॉर्ड माउंटबेटन के, मुर्तजा अली जो होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन के यहां पर काफी अच्छे क्लोज दोस्त भी होते हैं। अब धीरे धीरे 1947 आ चुका होता है और 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है। तो यहां पर उस वक्त मुस्लिम लीग जो है इनके ऊपर एक दबाव बना रही थी कि ये क्या करे कि भारत में अपने आप को ना मिलने दे, उनमें ना विलीन करे। तो उस वक्त अगर आप देखते हैं कि जब भारत में देसी रियासतों का, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स का जब विलय हो रहा था, तो जिसमें मुख्य रूप से जो भोपाल थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, जिस पर मुस्लिम लीग का काफी दबाव था कि वो भारत में ना होकर के बल्कि पाकिस्तान में मिल जाए, तो उनकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया गया था। लेकिन रामपुर रियासत के जो नवाब थे, अगर हम कहें तो इतिहास में जो उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया वो हमें देना चाहिए। एक्चुअली इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इन्होंने, जब इनसे कहा गया और मुस्लिम लीग ने दबाव डाला, यहां तक कि जब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं, हम भारत में ही विलय होंगे, अपने पूरे रियासत को भारत के साथ ही हम लोग विलय कर देंगे, तो इन्होंने ये चीज कही कि जो रामपुर रियासत है वो भारत की ही संपत्ति है और हम भारत में ही अपने आप को विलय करेंगे। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने दंगे भी करवाए, खूब यहां पर कत्लेआम करवाने की भी कोशिश की, दंगे करवाने, हिंदू मुस्लिम राइट करवाने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने, हमें यहां पर यहाँ के नवाबों को क्रेडिट देना होगा कि इन्होंने एक तरह से वफादारी दिखाते हुए भारत के साथ यहां पर विलय कर लिया आजादी के बाद। और दूसरी चीज, यहां के नवाबों को एक चीज और हमें देखने को मिलेगी कि जो हिंदू मुस्लिम के टॉलरेंस वाली चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। इन्होंने हिंदूज के जो भी सब्जेक्ट्स थे उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया, जो यहां पर नवाबों के समय में हमें मुस्लिम और हिंदू की एकता देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग जब यहां पर दंगे भड़काती है तो जिस तरह का इन्होंने भाईचारे का, ब्रदरहुड का परिचय दिया, वो काबिले तारीफ होती है। और इस तरह से 1947 में जो रामपुर की रियासत होती है वो विलय हो जाती है। और यहाँ पर जो इनके नवाब थे रामपुर के, उन्होंने बाद में पॉलिटिक्स में भी है, और आज भी जो ये शाही परिवार है, यानी कि रामपुर रियासत के जो नवाब थे उनके परिवार के कुछ लोग आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह पूरी की पूरी कहानी थी रामपुर रियासत की, किस तरह से इसमें उथल पुथल होते हुए ये पूरा का पूरा जो रोहेलखंड क्षेत्र था, कैसे ये अस्तित्व में आता है, कैसे यहाँ पर रामपुर की स्थापना होती है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बात की। और अंत में आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि फाउंडेशन निश्चय बैच 4 जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो एडमिशन क्लोज हो रहा है 31 को। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं यहां की बेस्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी के गाइडेंस में। यहां पर आपको 1000 आवर्स से भी ज्यादा लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्रक्स नोट्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, यहां पर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्पेशल फोकस ऑन जो स्पेशल यूपी से लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, यानी कि यूपी स्पेशल वाले पर यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिल जाएंगे। डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आप कोड इंडिया यूज करेंगे तो 12,999 में आपको यहाँ पर आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सलमान लाइव कोड का यूज करते हैं, सलमान लाइव कोड का यूज करते हैं तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई भी चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं या इस पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो study.with-Salman sir, study.with-Salman sir मेरा इंस्टा आईडी है और यह टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं कि अगले सेशन में कुछ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण कहानी को लेकर के हम लोग फिर बातचीत करेंगे। और अगर कोई अन्य कहानी आपके पास है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हमें अपने सेशन में इंक्लूड करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, किस हद तक ये आपके लिए कारगर है। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।